नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से देखेंगे। तो यहां देखिए दिया गया है, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और ही अच्छा लिखा है तकदीर में। मतलब आप सफलता के रास्ते में अगर आपको असफलता मिलती है तो आपको हताश नहीं हो रहा है, निराश नहीं होना है। यकीन मानिए आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। इसी सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ना है, आप सफल अवश्य होके रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प दिया गया 5 अक्टूबर, दूसरा दिया गया 11 अक्टूबर, तीसरा 16 अक्टूबर, चौथा 20 अक्टूबर। यहां जो सही विकल्प होगा 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। और यह किससे संबंधित है? हड्डियों की कमजोरी से संबंधित है। या हड्डियों में होने वाली कमजोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यह कब से प्रारंभ किया गया है, तो 20 अक्टूबर 1996 ईस्वी से यह दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। यही हम लोग इस 2022 की विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की थीम देख लें तो यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। ये 2022 की थीम है। अब यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो उसका नाम फीमर है। और यह कहां पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है ये कान की हड्डी है, जिसे स्टेपीज नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि हड्डियां निर्मित होती हैं, किसका निर्मित होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती हैं हड्डियां। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग जो कि हड्डियों से संबंधित है, यह वयस्कों में होता है। और वयस्कों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जरा सा चोट लगने से टूट जाती हैं या उसमें विकृति आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों में हड्डियों की कमजोरी से होने वाले रोग का क्या नाम है, तो रिकेट्स नाम जो है मित्रों, यह बच्चों में हड्डियों की कमजोरी से होने वाला रोग है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए जाना जाता है, तो विटामिन डी जो है यह हड्डियों की मजबूती के लिए जाना जाता है। अगर कुछ महत्वपूर्ण दिवस और भी दिए हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनको रिकॉल कर लें। देखिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 11 अक्टूबर की, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें 16 अक्टूबर की, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से एक संस्था महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? इटली की राजधानी रोम में स्थित है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया। किसे मित्रों? डॉक्टर सिंथिया को सम्मानित
सम्मानित किया गया है? ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? पहला विकल्प दिया गया कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा गोवा। यहां जो सही विकल्प होगा यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, यहां सही कर लेना है 2023, ये कौन सा संस्करण होगा? तो ये 5वां संस्करण होगा। और कहां आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के 6 शहर, मध्य प्रदेश के 6 शहर में इसका आयोजन किया जाना है। अगर बात करें चौथा कहां आयोजित किया गया था, तो पंचकुला, पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। और पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? हरियाणा था। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर धाकड़, इसका शुभंकर धाकड़ था। जबकि दूसरा खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया था? तो कर्नाटक, कर्नाटक में किया गया था। और यहां पर इसका शुभंकर बीरा था। और पदक तालिका में पहले स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी रहा। यहीं पर हाल ही में 36वां राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ है। तो आपको याद रखना है इसका आयोजन कहां किया गया था? गुजरात राज्य में किया गया था। और शुभंकर क्या था? सावज जो है दोस्तों, ये इसका शुभंकर था। और पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? सर्विसेज, सर्विसेज जो है ये पहले स्थान पे था। और राज्य के रूप में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर था। अगर हम बात करें 37वां की, तो राष्ट्रीय खेल 37वां जो है इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है मित्रों ये गोवा में किया जाना है। अगर हम बात करें यहां भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो रहा है। तो ये किन किन राज्यों में हो रहा है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा, उड़ीसा, साथ ही साथ दोस्तों गोवा और नवी मुंबई में इनका आयोजन किया जा रहा है। आइए इसी क्रम में देखिए एक पिक्चर के माध्यम से यहां शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाया गया है। और भारत के खेल और युवा मंत्री कौन है? तो ये अनुराग ठाकुर जी हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और इसका गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। लाडली लक्ष्मी योजना कहां से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मिशन लाइफ को प्रारंभ किया जाएगा? यहां देखिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है मिशन लाइफ योजना किस राज्य सरकार में प्रारंभ किया जाएगा? तो देखिए दिया गया बिहार, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा यह गुजरात राज्य में प्रारंभ किया जाएगा। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर दोस्तों इसकी राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। और गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 ईस्वी में किया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ऐसे हैं जो 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से ग्लोबल लॉन्च ऑफ मिशन लाइफ, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। साथ ही साथ यूएनओ के प्रमुख एंटोनियो गुटारेस दिख रहे हैं। और यहां विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी दिख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है मिशन लाइफ जो है यह किससे संबंधित है? तो जीवन के या स्वास्थ्य की देखभाल करना और सतत विकास के लक्ष्यों को नजरअंदाज रखते हुए या सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य की सेवाओं को या स्वास्थ्य को अच्छी तरह से देखभाल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें यहां आपको एंटोनियो गुटारेस की, तो यूएन संयुक्त राष्ट्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 23 अक्टूबर 1945 को
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और इनके प्रमुख कौन हैं? तो एंटोनियो गुटारेस हैं, जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो आपको याद रखना है पुरी रथ यात्रा। पुरी रथ यात्रा का संबंध कहां से है? तो उड़ीसा राज्य से है। यह भगवान जगन्नाथ की यात्रा है। अगर बात करें बिहार की, तो हाल ही में बिहार की राजनीतिक उथल पथल के कारण यहां पर 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नीतीश कुमार जी ने 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव। अगर हम बात करें यहां पर हिमाचल प्रदेश की, तो आपको याद रखना है अटल टनल का निर्माण कहां किया गया है? तो रोहतांग दर्रे में अटल टनल का निर्माण किया गया है, जो कि कितना लंबा है? 9.02 किलोमीटर है। और 2022 का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो अटल टनल को दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि यह रोहतांग दर्रे में बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें अटल ब्रिज की, तो आपको ध्यान रखना है अटल ब्रिज साबरमती नदी पर बना है। और यह कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। और इसकी संरचना कैसी है? पतंग जैसी संरचना है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगर बात करें तैयारी निर्यात सूचकांक में भारत में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य जो है तैयारी निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पर है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में किस देश के लोगों को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सखारोव सम्मान किसे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां देखिए पहला दिया गया जापान, दूसरा यूएसए, तीसरा यूक्रेन, चौथा रूस। यहां जो सही विकल्प होगा यूक्रेन को दिया गया है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स अवार्ड। अगर हम बात करें यहां यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध के कारण काफी चर्चा में रूस भी बना हुआ है और यूक्रेन भी बना हुआ है। तो परीक्षाओं की दृष्टि से यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? नीपर नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र या परमाणु केंद्र कौन सा है? तो जैपोरिजिया है। कौन सा है? जैपोरिजिया है। और यह किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जिसको रूस के द्वारा रद्द कर दिया गया था, तो इसका नाम क्या था? तो एंटीनोवा 225 ये सबसे बड़ा कार्गो विमान था जिसको रूस के द्वारा नष्ट कर दिया। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और इनको लिबर्टी मेडल दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको ध्यान में रखना है कि लिबर्टी मेडल किससे दिया जाएगा? तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहीं यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एलिजा आपको ध्यान रखना है एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना है ये जर्मनी की पूर्व में चांसलर रही हैं। कौन? एंजेला मार्केल। वर्तमान में चांसलर कौन है? तो ओल्फ सोल्ज जो हैं वर्तमान में यहां के चांसलर हैं। आपको याद रखना है जर्मनी के। अगर हम बात करें यूएसए की, तो पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है?
तो कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस जो हैं ये भारतीय मूल की हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में हैं। अगर जापान की बात करें तो फूमियो कसीदो ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। और यहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी को भारत के द्वारा 2021 का पद्म विभूषण सम्मान, साथ ही साथ 2022 का नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यहां देखिए आपको सकारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट ये पुरस्कार का सिंबल है, जो कि दिया किसे गया है? यूक्रेन को दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए यूक्रेन को आपको दिया गया है, इसकी राजधानी कीव है। साथ ही साथ यूक्रेन से सटे जो देश हैं उनके बारे में देखिए, यहां देखिए मोल्डोवा दिया गया है, रोमानिया दिया गया है, हंगरी है, साथ ही साथ सर्बिया है, और यहां आपको देना है स्लोवाकिया है, पोलैंड है और बेलारूस। ये जो देश हैं ये यूक्रेन से अपनी सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ आपको ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव यहाँ के बीच में एक जल संधि है, आपको याद रखना है, कर्च जल संधि किस किस के बीच में है? तो ब्लैक सागर और सी ऑफ एजोव सागर के मध्य में कौन सी जल संधि है? तो ये कर्च जल संधि है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में कहां पर जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा? यहां देखिए पहला दिया गया नई दिल्ली, दूसरा उदयपुर, तीसरा चेन्नई, चौथा हैदराबाद। यहां जो सही विकल्प हमारा है ये विकल्प नंबर ये सही है। और हम यह जाने कि जनजातीय युवा आदान प्रदान का महत्व क्या है या उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय कल्चर या जनजातियों से संबंधित संस्कृतियों के बारे में युवाओं को जानकार बनाना या जागरूक बनाना इस जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें कि केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के प्रमुख कौन है या केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी जो हैं ये केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में कि एक गोल योजना किसके विकास से संबंधित है? तो गोल योजना का संबंध जनजातियों के विकास से है। कौन सा? गोल योजना का संबंध जनजातियों के विकास से है। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, उदयपुर को सफेद शहर के रूप में जाना जाता है। हाल ही में पेट की परीक्षा हुई है, इसमें पूछा गया है निम्न में से किसे सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को, जो कि राजस्थान का शहर है, उदयपुर को सफेद शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि संगमरमर का ज्यादा से ज्यादा कार्य कहां होता है? उदयपुर में होता है। अगर बात करें चेन्नई की तो आपको याद रखना है 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और यहां पे आपको ध्यान रखना है इसका शुभंकर क्या था? थुम्बी जो है इसका शुभंकर था। साथ ही साथ शतरंज महासंघ के प्रमुख के रूप में कौन है? तो आपको ध्यान रखना है यहीं से उपाध्यक्ष या प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में। अगर बात करें हैदराबाद की तो यूनेस्को के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन शहरों को चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला देखिए दिया गया है फ्रांसिस कैरे, दूसरा दिया गया बारबरा मेटकाफ, तीसरा दिया गया यूंग टिंग, चौथा दिया गया नीना गुप्ता। यहां जो सही विकल्प हमारा है बारबरा मेटकाफ को
2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहां पुरस्कार और सम्मान से बात हो रही है तो अन्य विकल्पों को हम देख लें। अगर बात करें फ्रांसिस कैरे की तो एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी कौन है? तो पहले अफ्रीकी हैं फ्रांसिस कैरे। इनको एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें युंगटिंग के तो इनको शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो युंगटिंग को सम्मानित किया गया है और यह भी गणित के क्षेत्र में 32 वर्ष से कम आयु में का बेहतर कार्य करना गणित के क्षेत्र में, इसी के लिए दिया जाता है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। अगर बात करें नीना गुप्ता की तो रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है। अब पुरस्कारों से बात हो रही है तो आपको जरूर याद रखना है हिंदी साहित्य अकादमी में हिंदी का पुरस्कार किसे दिया गया है हिंदी भाषा के लिए? तो दया प्रकाश सिन्हा। कौन है? दया प्रकाश सिन्हा है और इनकी कृति है सम्राट अशोक के लिए इनको दिया गया है। अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो नामिता गोखले। कौन है दोस्तों? नामिता गोखले को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अगर हम बात करें उर्दू भाषा के लिए तो चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। हाल ही में 31वां व्यास सम्मान जो कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, किसे दिया गया है? असगर वजाहत को दिया गया है और इनकी कृति है महाबली। क्या है दोस्तों? महाबली है। अगर बात करें 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है रामदरस मिश्र जी को दिया गया है। इनकी जो बुक है यह नाम है मैं तो यहां हूं, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे पुरस्कार बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये काफी चर्चा में भी रही हैं, हम लोगों ने कई बार इनको पढ़ा भी है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। यहां दिया गया विकल्प पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा श्रीलंका, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, हाल ही में इनका कार्यकाल मात्र 45 दिन। कितना मित्रों? 45 दिन का। इन्होंने अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाने के कारण इन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद से हमको चुना था उस उम्मीद पर मैं खरी उतर नहीं पा रही हूं, इसी कारण मैं अपने पद को छोड़ रही हूं, या इन्होंने अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था मित्रों कि ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है लीज ट्रेस है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इनके प्रतिद्वंदी या इन्होंने किसे पराजित करके प्रधानमंत्री का चुनाव जीता था? तो ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं और बोरिस जॉनसन के सरकार के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कौन थे? तो ऋषि सुनक थे। और प्रधानमंत्री की दौड़ में दूसरे फाइटर कौन थे? तो ऋषि सुनक थे। उनको पराजित करके लीज ट्रेस जो है ये तीसरी महिला के रूप में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। अगर हम बात करें यहीं से संबंधित सुएला ब्रेबरमैन के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुएला ब्रेबरमैन को नियुक्त किया गया था और ये भारतीय मूल की हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण एलिजा बेज द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। अगर हम यही बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है। और यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी एल्बानीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगर बात करें श्रीलंका की, तो यहां के राष्ट्रपति के रूप
रूप में रानिल विक्रम सिंधे, रानिल विक्रम सिंधे जी हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के रूप में अगर बात करें तो दिनेश गुणवर्धने जी जो हैं यहां के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस की राजधानी क्या है मित्रों? पेरिस है। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां पसंद आ रही होंगी, आप इसी तरह बने रहिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बीटल की एक प्रजाति का नाम नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा? देखिए, पहला दिया गया सर्बिया, दूसरा स्पेन, तीसरा यूएसए और चौथा दिया गया ऑस्ट्रेलिया। यहां जो सही विकल्प हमारा ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम है तो 2022 के किस ग्रैंड स्लैम को जीता है? तो विंबलडन 2022 का एकल वर्ग, पुरुष का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगर हम बात करें महिला में किसने जीता है तो कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी जो हैं रीवा कीना जो हैं ये पहली कजाक महिला हैं या पहली एशियाई महिला हैं जिन्होंने विंबलडन खिताब 2022 एकल महिला का खिताब जीता है। अब यहां बात हो रही थी टेनिस की, तो आपको ध्यान रखना है टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां से क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? तो साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम होता है। आपको ध्यान रखना है किसने जीता है? तो राफेल नडाल पुरुष एकल वर्ग में इन्होंने जीता है। कहां से संबंधित हैं? स्पेन से संबंधित हैं। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है और 22 ग्रैंड स्लैम, जबकि नोवाक जोकोविच ने 21 ग्रैंड स्लैम जीता है और इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर हैं। अगर बात करें महिला में किसने जीता था तो एशले बार्टी ने जीता था। और ये किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। अगर बात करें दूसरा कौन सा होता है तो फ्रेंच ओपन होता है। इसका खिताब पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता और ये कहां से संबंधित है? स्पेन से। और महिला वर्ग में ईगा स्वेटेग ने जीता था। ये कहां से संबंधित है? तो ये पोलैंड से संबंधित हैं। अगर बात करें तीसरे की तो तीसरा जो खेल है टेनिस का वो विंबलडन है और इसमें पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता था, जबकि महिला वर्ग में रीवा कीना ने जीता था जो कि पहली कजाक महिला के रूप में थी। और हाल ही में यूएस ओपन जो कि साल के अंत का ग्रैंड स्लैम है, इसको जीता है। किसने जीता है? स्पेन के सबसे कम उम्र के 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने कार्लोस अलखराज के द्वारा ये जीता गया है यूएस ओपन का खिताब। और महिला वर्ग में पुनः एक बार पोलैंड की ईगा स्वेटेग ने खिताब जीता है जो कि पोलैंड देश से संबंधित है। और अभी तक इनका कितना ग्रैंड स्लैम है? 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। अगर हम बात करें यहां सर्बिया की राजधानी की तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कौन है मित्रों? कैनबरा है। ये सारी जानकारियां आपको जरूर याद रखना है, कहीं ना कहीं परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई पुरस्कार प्रदान किया गया? यहां देखिए, पहला दिया गया मीठा खीरा, दूसरा दिया गया हैदराबादी हलीम, तीसरा दिया गया मिथिला मखाना, चौथा दिया गया चकहाओ चावल। यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर बी सही होगा, हैदराबादी हलीम। ये नॉन वेज डिश है और इसी को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग से
प्रमाणित किया गया है। अब यहां अगर हम बात करें, हाल ही के दिनों में हम लोगों ने जीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ी हैं, उनको पुनः रिकॉल कर ले। अगर बात करें जीआई टैग अधिनियम कब आया था, तो 1999 अधिनियम के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए यह प्रदान किया जाता है। 10 वर्षों के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम, पहला भारत का जीआई टैग प्रदान करने वाला पदार्थ क्या था, तत्व क्या था, तो आपको ध्यान रखना है दार्जिलिंग चाय जो है ये पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह वस्तु है। अगर हम बात करें, हाल ही में मीठा खीरा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कहां से संबंधित है? नागालैंड। कहां से? नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। अगर बात करें मिथिला की, तो मिथिला मखाना बिहार से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है और इसकी राजधानी पटना है। कौन है? पटना है। अगर बात करें चकहाओ चावल की, तो यह मणिपुर, कहां से संबंधित है मित्रों? मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर हम बात करें जीआई से, तो जीआई टैग महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया है। तो आप बताइए ये कहां आयोजित किया गया है? तो आप ध्यान रखें, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, जीआई महोत्सव कहां आयोजन किया जा रहा है? वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। और उसी आधार पे मोस्ट पॉपुलर जीआई का पुरस्कार हैदराबादी हलीम को दिया गया है। आपसे याद ही रखना है, मिशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए मिशन पोलो चलाया गया था, या ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जो कि संबंधित है हैदराबाद से 1948 में। कब दोस्तों? 1948 में। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए, पहला दिया गया है बेंगलुरु, दूसरा नवी मुंबई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा दिया गया है चेन्नई। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर भी सही होगा। नवी मुंबई में स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अब अगर हम बात करें स्पाइस से, तो आपको ध्यान रखना है, स्पाइस जो है ये मसालों की बाजार है, और इसे कहां पर 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है नवी मुंबई में किया जाएगा। इससे पहले 13वां जो है, 13वां कहां किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इस आयोजन में 50 से अधिक देशों के भागीदारी की संभावना जताई गई है। अगर हम बात करें डूरंड कप का 131वां संस्करण ये किसके द्वारा जीता गया है? तो बंगलुरु के द्वारा जीता गया है डूरंड कप का 131वां खेल। अगर हम बात करें ये किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल का कप है। आपको याद रखना है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। और 131वां जो डूरंड कप है उसको बेंगलुरु ने जीता है, जबकि संतोष ट्रॉफी का 75वां संस्करण था, इसको किसने जीता है? इसको केरल ने जीता है। अगर हम बात करें 13वां विश्व कप क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाना है? तो ये भारत में किया जाना है। अगर हम बात करें SCO की 2023 में बैठक कहां बुलाई जाएगी? तो भारत में बुलाई जाएगी। और 22 में कहां किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अगर बात करें G20 देशों की 2023 में बैठक कहां बुलाई जाएगी? तो G20 की भी बैठक भारत में बुलाई जानी है, भारत के जम्मू कश्मीर में। अगर हम यही बात करें ब्रिक्स देशों की 2023 में बैठक कहां बुलाई जानी है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में बुलाया जाना है। आपको इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना है। देखिए यहां पिक्चर के माध्यम से थीम ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस आपको दिया गया है। थीम ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023, विजन 2023। इसमें देखिए स्पाइस के बारे में दिया गया है कि स्पाइस से क्या है। तो देखिए इसमें दिया गया है यस जो पहला शब्द है इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, तीसरा है इनोवेशन और चौथा दिया गया है
कोलुगेशन, और पांचवा जो दिया गया है एक्सचेंज दिया गया है। सातवां जो दिया गया है इसका सेफ्टी। जो स्पाइस है इसके जो शब्द हैं, इन शब्दों का अलग अलग अर्थ है, उनको एक पिक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इन सारे महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी से विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें। यहां देखिए 2 लाइन और भी दिया गया है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। मतलब अगर आपको अवसर मिला है तो उसका 100% आप लाभ उठाइए, यकीन मानिए आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।